वेलकम इन स्टडी 100। तो आप सभी के एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुके हैं और अब आप सभी को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है शॉर्ट तरीके से। तो हम आपका एग्ज़ाम के हिसाब से रिवीजन करा रहे हैं क्लास 11th का। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने कितने सब्जेक्ट का रिवीजन कराया है। तो उसी के साथ अभी हम लेके आ गए हैं 11th का चैप्टर 6 असमिका रैखिक असमिका है, जिसका आज इस वीडियो में हम रिवीजन कराने वाले हैं वन शॉट पूरी तरह से, जिसमें हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, सिर्फ नॉर्मली उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्योंकि आपको अब सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आप जान गए तो कॉन्सेप्ट से आप पूरे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हर तरह के क्वेश्चन ले लेंगे जिससे आपकी पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या। तो आपके इस चैप्टर में 6.1, 6.2 और 6.3 ये तीनों चीज़ें हैं जो कि सिर्फ 6.1 प्रश्नावली में है, यानी कि आपके इस चैप्टर में बाकी की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं वो सब कट गई हैं। 6.4 और 6.5 कटा हुआ है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये 6.1 प्रश्नावली में है। इसका मतलब सिर्फ आपको 6.1 ही कवर करना है। तो इससे चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और ईजी भी हो जाएगा आपके लिए। तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से आप सलेबस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्नावलियाँ कई बोर्ड से हटा दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम असमिका के बारे में जान लेते हैं कि असमिका क्या है। तो असमिका बेसिकली समीकरण ही है। जिस तरह से हम 6th 7th में समीकरण पढ़ते आ रहे हैं तब से, तो वो नॉर्मल समीकरण की तरह ही होती है। बस असमिका में जहाँ ग्रेटर देन, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू इनका साइन रहता है, उन्हें हम असमिका कहते हैं। एक असमिका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में जो ग्रेटर देन, लेस देन इन सब के चिन्ह के प्रयोग से बनती है, वो असमिका कहलाती है। यानी कि अगर हम लिखते हैं x+2 = 0 तो ये समीकरण होता है, समीकरण। और अगर इसी को हम लिख देते हैं ग्रेटर देन या फिर लेस देन तो ये हो जाता है असमिका। आप सभी को समीकरण और समीका तो पता ही होगा। और अगली एक इसकी सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि असमिका के दोनों पक्षों के समान संख्या जोड़िए घटाई जा सकती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद भी कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। समीका के मतलब जैसे आप समीकरण में करते हैं कि आप इधर भी कोई भी संख्या जोड़ घटा सकते हैं, सेम इस साइड भी आप वही कर सकते हैं। तो असमिका में भी आप ये कर सकते हैं। तो असमिका को जो है तो समीकरण की तरह ही हल किया जाता है, यानी जिस तरह आप समीकरण को हल करते हैं उसी तरह आप असमिका को भी हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर समीकरण है x-2 = 0 तो इसका हल हो जाएगा x = 2। और अगर यहीं पे समीका लें तो इसका हो जाएगा x-2 = ग्रेटर देन 0 तो x = ग्रेटर देन 2। ये असमिका का हल हो जाएगा। समीकरण और असमिका के हल में कोई भी अंतर नहीं है। जिस तरह से आप समीकरण को हल करते हैं उसी तरह से आप असमिका को भी हल करेंगे। अब असमिका के हल को दो तरह से हम लिख सकते हैं क्लास 11th में। ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 12th से भी कनेक्टेड है। क्लास 12th में लास्ट से पहले वाला चैप्टर है जिसमें हम संगत क्षेत्र निकालते हैं, उसमें असमिकाएँ हैं जो कि यूज में आएंगी। तो असमिकाओं को हल करते दो रूप लिखते हैं, एक समुच्चय रूप कहते हैं या फिर उसे अंतराल रूप भी कहते हैं। और इसके साथ एक और है, संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। अंतराल रूप में जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनाइट से 2 ऐसे लिखा जाता है, और यही चीज़ संख्या रेखा में बनाकर दर्शाई जाती है -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच। तो अब हम देख लेते हैं कि असमिका के हल को समुच्चय रूप या फिर अंतराल रूप में और संख्या रेखा रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हो गया x > 1 और दूसरा हो गया x > -3 और तीसरा एग्जांपल हो गया x > 0। पहले हम संख्या रेखा में देख लेते हैं। तो संख्या रेखा में सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनानी होगी -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। सभी में जो है तो संख्या रेखा -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक ही होगी, इसलिए इसको आप याद कर लें कि अगर आपको संख्या रेखा में अगर उत्तर लिखना है तो आपको -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक लिखना होगा। इसके बाद जो संख्या है उसको आप लिख लीजिए। अब इधर जो है तो x जो है तो क्या है कि x से छोटा है, तो मतलब x से छोटा है तो इधर की हो जाएगा।
x से छोटा है मतलब इधर की ओर जाएगा। हम इसको ऐसे डार्क कर देते हैं। और यहाँ पे अगर इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे जो गोला बनेगा वो बंद गोला होगा। अगर यहाँ पे जैसे -3 है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे जो है तो खुला गोला बनेगा, बंद गोला नहीं होगा, ये खुला रहेगा। x जो है तो -3 से बड़ा है, और जो माइनस होता है तो माइनस में उल्टा चलता है, माइनस की छोटी संख्याएं बड़ी होती है तो इधर की ओर आएगा। और यहाँ पे जो है तो x इज लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 तो यहाँ पे बंद रहेगा और ये इस ओर आएगा। और ये हो गया हमारा संख्या रेखा रूप। इसी को हम समुच्चय रूप में भी लिख सकते हैं। समुच्चय रूप में भी लिख सकते हैं। तो समुच्चय रूप में लिखने के लिए जैसे इसमें है तो अंतराल किस ओर से किस ओर जा रहा है, जैसे ये -∞ से 1 तक आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर यहाँ पे इक्वल का भी साइन, इक्वल का साइन है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वल के साइन में हमेशा क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे दोनों साइड खुला ब्रैकेट रहेगा। अब इसमें भी इक्वल का साइन है तो यहाँ पे 0 पे जो है तो क्लोज का ब्रैकेट रहेगा। तो बाकी की चीज़ें जो हैं तो इस चैप्टर से कट गई हैं, और इतने बेसिक में आप जो हैं तो इतने कॉन्सेप्ट में आप पूरे चैप्टर को इजीली हल कर सकते हैं जो कि बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ 7 से 8 क्वेश्चंस लिए हुए हैं अलग अलग तरह के, जिनको हल करने के बाद आपको लगभग इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अगर आप एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से हल कर सकें खुद से भी। आप वीडियो के लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3 जो है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो बुक में उदाहरण नंबर 3 है, 4x + 3 इज ग्रेटर देन लेस देन 6x + 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर जो है तो बिल्कुल समीकरण की तरह ही हल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और हाँ, इसमें एक और रूल है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, जो कि है कि अगर इधर कभी माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है, अगर माइनस से कभी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस पार से इस पार, तो हमेशा जो होगा तो ग्रेटर देन का साइन बदलेगा। आप एग्जांपल के लिए जैसे देख सकते हैं, आप अगर लें 12 - 4x इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू 0, तो इसमें अगर करते हैं तो 4x - 12 इधर आएगा -12, तो x ये हो जाएगा, जिसके बाद ये जो साइन है ये बदल जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो अगर इधर जाके आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो है तो x का जो ये वाला साइन है वो जो होगा चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह है तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह है तो इस तरह हो जाएगा। यानी कि लेस देन का है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। अगर आप ये आंसर करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत होगा। आपको यही करना है, मतलब अगर आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है तो साइन जो है वो चेंज कर देना है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो है तो काफ़ी सारे बच्चों के जो है तो क्वेश्चन लगाते सही हैं, बट लास्ट में अगर वो माइनस का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करते हैं तो वो साइन नहीं बदलते हैं, जिससे उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो प्रॉपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉपर समीकरण की तरह ही हल होगा। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो 4x इसको हम इधर ला लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -6x, और इधर आ जाएगा 7 - 3, तो इधर आ जाएगा -2x, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला माइनस ऊपर। और तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि माइनस से अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करते हैं तो हमें जो है तो साइन बदलना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसका साइन चेंज हो चुका है, ये -2 में आएगा। यहाँ पे इसका साइन चेंज हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे जो है तो -2 का डिवाइड दिया था +4 में, इसलिए जो है तो साइन चेंज हो गया है। और इसका राइट आंसर होगा x इज ग्रेटर देन -2। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। तो x जो है तो -2 से ग्रेटर देन है,
यानी कि -2 से बड़ा है, तो उसका क्या हो जाएगा, -2 से इन्फिनाइट की ओर जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए कोई भी क्लोज इंटरवल या फिर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर आप इसे संख्या रेखा बनाना चाहते हैं तो संख्या रेखा बनाने से हो जाएगा -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। यहाँ पे आप -2 लेंगे और यहाँ पे बंद नहीं, खुला हुआ गोला रहेगा और ये जाएगा आगे की ओर। इसको डार्क कर देंगे पेपर में भी। आपको प्रॉपर एक लाइन खींचनी है, बस ये रहे कि आपने इस तरफ दिखाया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बुक का उदाहरण नंबर 5 देख लेते हैं इसको भी। ये भी प्रॉपर मतलब जो है तो समीकरण। अब इसमें स्पेशल ये था कि आपको संख्या रेखा में आलेखित करना है, जो कि आप हमने इसी क्वेश्चन में करके बताया है, लेकिन इसको भी एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन है 7x + 3 > 5x + 9। तो ये भी प्रॉपर नॉर्मल समीकरण की तरह ही हल होगा, तो आप इसे भी हल करके देख लेते हैं। 7x - 5 और इधर आ जाएगा 9 - 3। हमने जो है तो -5 को इधर लाया है और 3 को इधर ले गया है, तो ये हो जाएगा 2x > 6। तो x > 6/2 यानी कि x अब इसके आंसर भी आप समुच्चय रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है हमें पूछा है संख्या रेखा में आलेखित करने के लिए, तो हम -∞ से इन्फिनाइट तक लेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी जो है तो बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए आप क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे। और x जो है तो x जो है तो +3 से लेस देन है, यानी कि +3 से कम है, तो इसलिए वो इस ओर आएगा। अगर आप इसे समुच्चय रूप में लिखना चाहते हैं या फिर अंतराल रूप में, तो भी है -∞ से 3। ये आपके आंसर हो जाएगा, जो कि है आपकी प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है। ये भी सेम ही है, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग से चीज़ें बोला है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें है सेम चीज़, थोड़ी ईजी है। बस इसमें ये बताया गया कि एक बार आपको प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, एक बार आपको पूर्णांक संख्या लेनी है। प्राकृतिक संख्या यानी कि आप सभी को पता होगा x जो है तो इन्फिनाइट तक होती हैं, और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं तो वो -∞ से इन्फिनाइट तक होती है, यानी उसमें माइनस वाली संख्या भी होती है, प्लस वाली भी होती है। हर तरह के संख्याएं पूर्णांक संख्या में होती हैं, सब तो आपको पता ही होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण को हल कर लेते हैं, जो कि है 24x > 100। तो समीकरण को हल करने के बाद हम प्राकृतिक और पूर्णांक दोनों संख्याओं को अच्छी तरह से देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। इसका हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा 25/6। तो यहाँ पे जो है तो आप देख सकते हैं, इधर हमने इस बार डिवाइड ही किया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी माइनस का जो -24 नहीं था, इसलिए जो है तो चिन्ह नहीं बदला है, साइन नहीं चेंज हुआ है। नहीं तो साइन चेंज हो जाता था अगर यहाँ पे -24 होता तो, फिर -100 होता तो चलिए देख लेते हैं। अब इधर सबसे पहले अब कंडीशन सप्लाई करते हैं। जो पहली कंडीशन है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि मैंने बताया x इन्फिनाइट होती हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले 25। अब यहाँ पे जो है तो बहुत ईजिली इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा कैसे बता रहा हूँ कि मैं इसका आंसर 1, 2 और 3, 4 हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। ये कैसे हुआ अब आपको दिखा रहा हूँ। प्राकृतिक, अब यहाँ पे हमें -∞ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको -∞ से और इन्फिनाइट ले लेना तक संख्या रेखा में आती तो। लेकिन एक बात याद रखें, जहाँ कंडीशन दे दिया है तो आपको कंडीशन के हिसाब से चलना है। अब ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, तो 1, 2, 3, 4। अब जो 4 के बाद है तो 25/6 इधर किधर लाई करेगा, क्योंकि अगर आप इधर भाग देंगे तो ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि वो तो 4 के बाद ही है, यानी कि बाकी की जो ये संख्याएं हैं x जो है तो इससे लेस देन है, यानी कि इससे छोटा है, तो वो इस ओर आएगा, इस ओर, और इसको हमने शामिल नहीं किया हुआ है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा ये। अब क्योंकि ये छोटी संख्या है, सिर्फ 4 संख्या है, इसलिए आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। समुच्चय रूप ही है ये,
क्योंकि अगर चैप्टर 1 आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा समुच्चय वाले चैप्टर के 1 शॉट भी, उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जिससे पूरा चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा आपका। तो उसे भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन पर बात कर लेते हैं, जो कि है x एक पूर्णांक संख्या है। तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर x एक पूर्णांक संख्या है तो x एक पूर्णांक संख्या है। तो इसको भी हम संख्या रेखा में बना के चेक कर लेते हैं। अब इधर पूर्णांक संख्या की बात हो रही है तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट मान लेते हैं। अगर आपको पेपर में ये कोई कंडीशन नहीं दी रहती है, ना ही ये लिखा रहता है कि पूर्णांक संख्या, कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो आपको माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट ही लेना है, आपको पूर्णांक संख्या ही मानकर चलना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 25.6 इधर किधर लाई करेगा, तो अभी हम इधर देख लेते हैं। तो इसका जो है तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि इधर ही आएगा। अब जैसा आपको मालूम है कि इधर से लेस देन है तो इधर ही आएगा, इसका संख्या रूप रेखा में निरूपित हो गया। और अगर आप वो बनाना चाहे, समुच्चय रूप में लिखना चाहे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके जितने भी नॉर्मल समीकरण वाले हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें मैंने बता दिया है। बाकी सेम है तो आप उन्हें अपने से भी कर सकते हैं, बाकी सेम है जैसा मैंने बताया। आप इसी तरह से अगर हल करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे जो कि आप प्रश्नावली में है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अब पेपर आ चुके हैं, तो आपको पूरी प्रश्नावली हल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये आ सकते हैं पेपर में, आप उन्हें हल कीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सर ने प्रोवाइड किया है, जो हमारे चैनल ने प्रोवाइड किया, आप उन्हें देखिए और आप उन्हें लगा कर जाएंगे तो आप बड़ी ईजिली जो है तो आप स्कोर कर पाएंगे मैथ के उन चैप्टर्स में जिन्हें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं कि अब सभी के बुक में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, कि किसी की बुक में कोई और उदाहरण हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो नई बुक में कुछ और होगा और पुरानी बुक में कुछ और। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x + 1/4। तो अब हम इसको हल करके चेक कर लेते हैं किसके आंसर। तो नॉर्मल समीकरण की तरह ही इसको भी हल करना है। अब यहाँ पे डिवाइड में है तो इसमें ज़्यादा आपको टफ लग रहा होगा कई सारे लोगों को, लेकिन इसमें कोई भी टफ वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये वाला साइन हटा के एक बार लिख के आप देख लीजिए, शायद अब आपको थोड़ा इजी लगे। इक्वल का साइन क्योंकि आप 6 से पलटे आ रहे हैं, इसलिए आपको समीकरण में ज़्यादा इजी लग सकता है। लेकिन ये जो है तो सेम अगर ऐसे लिख देंगे तो बस ये है, पूरा प्रोसेस इसी का है, समीकरण का ही, बस आपको साइन ही रखना है। साइन में चेंजेस तभी होंगे जब मैंने ऑलरेडी बताया है कि माइनस का जो डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन होगा सिर्फ तब। तो हम इसे ऐसा करते हैं कि अब इसमें जो है तो जैसे आप समीकरण को हल करते हैं, 4 को इधर मल्टीप्लाई और 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3x - 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 × x + 1। तो इनका मल्टीप्लिकेशन, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा +2। तो अब हम इन्हें पक्षांतर कर लेते हैं जैसे हम समीकरण में करते हैं। तो 16 को इधर भेज देते हैं और 2 को इधर लाते हैं। टू + 16 अगर हम इसे घटाते हैं तो 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 18। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18/10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9/5। अब हम इसका जो है तो आंसर निकाल सकते हैं दो तरह, जैसे मैंने बताया है, समुच्चय रूप में और रेखा में जो है तो हम इसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर समुच्चय रूप में आपको निकालना है तो आप पहले रेखम बना लीजिए, जिससे आपको समुच्चय रूप में लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो हम देख लेते हैं -∞ से ∞। अब फॉर एग्जांपल 9/5 इधर लाई करता है, तो हम यहाँ पे जो है तो इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पे जो होगा तो क्लोज होगा
और ये है जो है तो x जो है तो 9/5 से जो है तो ग्रेटर देन है, यानी कि 9/5 से ग्रेटर देन है तो वो जो है तो इस ओर लाई करेगा, इस ओर जाएगा, जो है तो संख्या रेखा रूप में उत्तर यही हो जाएगा। और अगर समुच्चय रूप में लिखें तो हो जाएगा, ये क्लोज रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट वाला साइड जो है तो हमेशा ही खुला रहेगा, इन्फिनाइट के साइड आप कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फिनाइट कहाँ जाकर ख़त्म होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में उदाहरण नंबर 8 होगा। जो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। यानी कि हमें दो ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब क्रमागत विषम संख्या यानी लगातार जो विषम संख्याएं हैं जैसे 1, 3, ये जो है तो क्रमागत विषम संख्याएं युग्म में ज्ञात करने हैं। जोड़े में मतलब जैसे 1 और 3 का जोड़ा है एक, और 3 और 5 का क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ा है, ऐसे ही दो जोड़े ज्ञात करने हैं जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों। अब इसमें कंडीशन भी दे रखी है, कंडीशन क्या दी हुई है, जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या हो 10 से बड़ी हों, यानी कि 10 से जो है तो संख्याएं जो है तो बड़ी होनी चाहिए। और उनका योगफल जो है, यानी कि जब जो दोनों संख्याएं अगर हम ले रहे हैं, मान लो x और y लिया, तो उनका जो योगफल है तो वो जो है तो 40 से कम होना चाहिए, यानी कि 40 से योगफल कम हो और संख्याएं 10 से बड़ी हो। तो इन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम असमीका की हेल्प से ये चलिए इसको हल करते हैं। जैसे हम समीकरण को हल करते थे आई वाले जो क्वेश्चंस आते थे पहले, सेम उसी तरह का है, बस आपने यहाँ पे जो है तो असमीका के रूप से हल करने हैं, जिसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, बहुत थोड़े से, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि क्या माइनर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे आपको प्रॉपर पेपर में लिखना है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं में छोटी संख्या इज इक्वल टू x। तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है तो मैं यहाँ तक की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो आपको छोटी संख्या जो है तो x माननी है। उसके बाद जो दूसरी क्रमागत विषम संख्या है तो उसे हम x+2 लेंगे, क्योंकि जो कोई भी विषम संख्या है वो x+2 के रूप में ही रहती है, क्योंकि अगर आप 1 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, जो कि 1 और 3 जो है तो क्या है कि क्रमागत विषम संख्या है। अगर आप 3 में 2 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5, और 3 और 5 जो हैं तो वो जो है तो क्रमागत विषम संख्या है। तो इसीलिए हमने जो है तो अगली क्रमागत विषम संख्या पाने के लिए हमने x+2 के रूप में लिया है, जो कि उसका जो है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हमने जैसे समझाया कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि जो दोनों संख्याएं वो x से बड़ी हैं, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं वो 10 से बड़ी हैं। तो यहाँ पे जो हमने छोटी संख्या x ली है वो भी 10 से बड़ी ही होगी, इसलिए हमने x इज ग्रेटर देन 10 रखा है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि दोनों का योगफल जो है तो 40 से कम है। हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल किया हुआ है कि योग जो है तो 40 से कम है, इसलिए इधर हमने लेस देन में रखा हुआ है। आपको जो है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है। अगर आप इतना समझ गए और आप असमीका बना लिए तो आपको असमीका ईजिली हल कर पाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो अब हमने यहाँ क्या किया है कि x 2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज लेस देन इज इक्वल टू 40। अब जो है तो हमें यहाँ से जो है तो 2 को इधर लाएंगे, 2x इज लेस देन 40 - 2। अब इसके आगे हम हल कर रहे थे, लेकिन बताया जैसे मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है तो यहाँ का यहाँ तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन अब आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज लेस देन 40 - 2 यानी कि 38, और x इज हो जाएगा लेस देन 38। तो 38 तो x इज लेस देन हो जाएगा 2। तो इसका अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x इज लेस देन 19 आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको देंगे नाम हम समीकरण 2। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से 10 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 19, यानी कि जो कंडीशन हमने शुरू में अप्लाई की थी वो उससे हम x का
एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं कि कौन किससे कम है और कैसे है, जिससे हमें जो है तो दो क्रमागत विषम संख्याएं के बहुत सारे जोड़े, जैसे क्रमागत विषम संख्याओं के जो तो इन्फिनाइट जोड़े होंगे, लेकिन हमें कुछ जो कंडीशन दी हुई है उसको फुलफिल करते हुए लिमिटेड आंसर्स लाने हैं, क्योंकि आप जो है तो इन्फिनाइट आंसर्स लिखते नहीं बैठोगे। तो चलो देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो भी x के जो भी मान होंगे, यानी इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका मतलब समझे, x के मान जो हैं तो 10 व 19 के बीच के हैं, यानी कि 10 और 19 में जितने के बीच जितने भी क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़े हैं वो सब जो है तो इसके आंसर हैं, लाइक 11 13 13 15 15 17 एंड 17 19। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस तरह क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कंडीशंस पढ़नी है, कंडीशंस को अप्लाई करना है, आपको समीका असमीका बनानी है, और इसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हम चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले करने का ट्राई करिए, ये भी आपकी क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हुआ रवि ने पहले 2 एकक परीक्षाओं में, एकक यानी नॉर्मल परीक्षा है, एकक को आप ज़रा वो कंसिडर मत करिए, 70 से 75 अंक प्राप्त किए। 70 और 75 अंक होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, हाँ, तो प्राप्त किए हैं। तो वह न्यूनतम अंक याद कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यहाँ पे बात न्यूनतम की है, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है ना कि मैक्सिमम की। मिनिमम यानी कि न्यूनतम, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, यानी कि उससे अधिक होगा तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है तो यहाँ पे लेस देन का साइन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसे पेपर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया है रवि ने तीनों परीक्षाओं में औसत न्यूनतम अंक। तो रवि के जो है तो तीनों परीक्षाओं में न्यूनतम औसत अंक 60 दिया हुआ है। इसके आगे हम एक चीज मान लेते हैं कि माना, जो हमें याद करना है उसे हम मान लेते हैं। तो माना रवि के तीसरी परीक्षा के अंक इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो प्रश्नानुसार लिख के हम उसे आगे हल करते हैं। तो दिया हमें प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है कि तीनों परीक्षाओं का औसत अंक जो है तो बढ़ा हुआ है, तो लिख लेते हैं औसत अंक तीनों परीक्षाओं का ग्रेटर देन 60, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ग्रेटर देन का साइन आएगा और इक्वल टू इसलिए क्योंकि 60 भी हो सकता है, न्यूनतम यानी कि उतना ही तो होना चाहिए, हो मतलब 60 भी शामिल रहेगा उसमें, मेन बात ये है, आप इसे इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे आ जाएगा पहली परीक्षा के अंक, फर्स्ट पेपर नंबर्स प्लस सेकंड पेपर नंबर प्लस थर्ड पेपर नंबर। ये अब औसत निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो जितनी संख्याएं दी होती थी उन्हें जोड़ देते थे और जितनी संख्याएं रहती थी उन्हें क्या करते थे उसके अपॉन में लिखते थे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और इधर का अपना नॉर्मल साइन चलता रहेगा जो हमने एज इट इज। तो चले पहले में कितने प्राप्त किए हैं उसने 70, दूसरे में प्राप्त किए हैं 75 और तीसरा x, तो 60। इधर अगर हम देखेंगे तो 145 प्लस x, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। तो x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 180 माइनस 145। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 135। तो जो है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मतलब रवि को जो है तो आता है, रवि को औसत न्यूनतम औसत 60% प्राप्त करने के लिए
35 नंबर तो लाने ही होंगे, 35 नंबर लाने ही होंगे जो है। तो अगर उसे 60% का न्यूनतम कम से कम बनाना है 60%, तो उसे 35 नंबर उसे तीसरी परीक्षा में लाने होंगे। अगर इससे कम आते तो उसका डाउन हो जाएगा, अगर इससे अधिक आ गया तो बढ़ जाएगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मेनली अपना लेना देना है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में जो पूछा है तो उसे कम से कम 35 नंबर लाने ही होंगे 60% का न्यूनतम औसत बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कभी न कभी प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं जो कि इस वीडियो में है, इसीलिए वो इस वीडियो में है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए थे। तो चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। मैंने बताया है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो ज्ञात करना है हमें उसे मानना है और जो कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें अप्लाई करना है। कंडीशंस को देखते हुए आपको मानना है क्वेश्चन में कि क्या चीज़ पूछी गई है और क्या चीज़ नहीं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ये क्वेश्चन जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए अगर पेपर में आता है और आपसे बनता है ये क्वेश्चन, अगर आप इसे सॉल्व करके भी गए हैं घर में, फिर भी आप ये पेपर में आता है तो आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और तीसरी भुजा की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमें, तीसरी भुजा की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। तो सबसे पहले अभी एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज आप कैसे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से आप बनाना चाहें। अब त्रिभुज में बस 3 भुजाएं होनी चाहिए जो कि बंद हो, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। बाकी यहाँ हमें कोण और से कोई लेना देना नहीं है, त्रिभुज की कोई भी लंबाई भुजा एफ नहीं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है और त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ये है तो इसको x मान लेते हैं। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा इज इक्वल टू x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीसरी भुजा जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है तो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी कि अगर सबसे छोटी भुजा x हुई तो उसका 3 गुना हो जाएगा 3x, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी, यानी कि ये हो गया 3x। अब क्वेश्चन में अगली कंडीशन दी हुई है कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 3x - 2। तो ये हो जाएगा तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा की लंबाई देख लेते हैं, ये हो गया तीसरी भुजा की लंबाई। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहली भुजा हो गई सबसे छोटी हो गई BC, तो BC की लंबाई हो गई x, फिर हो गई AC, तो AC की लंबाई हो गई 3x, फिर BA, तो BA की लंबाई हो गई 3x - 2, ठीक है। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तीसरी भुजा की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसका मान निकालना है, डायरेक्टली हमें इसका मान निकालना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में एक और जो कंडीशन दी हुई है उसे हम देख लेते हैं कि तो त्रिभुज का परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे न्यूनतम है जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था, इसलिए आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। तो देख लेते हैं, तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमें 61 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रश्न अनुसार हम AB, BC और AC को जोड़ देते हैं जो कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा 61 से, जो कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा तो वहाँ पे ग्रेटर देन है या फिर लेस देन का साइन है। इसके बाद तो आप असमी का ईजिली हल कर ही लेंगे। इनको प्लस करने पे 6 से
इनको प्लस करने पे 7x माइनस 2 आता है, जिसको हमने इधर पक्षांतर करने के बाद 63 हुआ। x से इधर हम 7 को ले गए जो अपॉन में आया, और यहाँ पे 9 आंसर आ गया हमारा। तो 9 आंसर आने के बाद हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा का जो है तो मतलब मान निकालना है, तो उसको देख लेते हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान जो हो जाएगा, तो हो जाएगा हमें तीसरी भुजा इधर दी हुई है कि तीसरी भुजा का मान क्या है, इधर हम x का मान रखेंगे तो हमें तीसरी भुजा का मान मिल जाएगा जो कि है 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। आपको जो है तो ये इकाई अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको लिखना जरूरी है। अगर आप सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं। बच्चों, मैंने जो है तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने उन सभी को करा दिया है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है तो इस चैप्टर का बता दिया है। अगर आप इतना पूरा कर लेते हैं तो जो है तो इस चैप्टर से जो है तो जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उसे हल कर पाओगे। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी फुल मार्क्स कन्फर्म है। और अगर आप मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जो हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है वन शॉट, आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली मैथ में जो है तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अदर सब्जेक्ट्स में आएंगे अगर आप पूरी वीडियोस देखते हो और जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं आप उन्हें फॉलो करते हो। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टडी 100 को जो है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्टडी 100 चैनल को शेयर करो और इस वीडियो को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। और आप किस चैप्टर का वन शॉट चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वन शॉट उसी चैप्टर का ला पाएँ।